अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कंप्लेंट पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट और बिफोर सेशंस कोर्ट और उसके अंदर कोई और एक्यूज नॉमिनेटेड है, तो क्या उस पेंडेंसी के दौरान सब्सिक्वेंटली किसी और एक्यूज को नॉमिनेट किया जा सकता है? पहले तो आज जो मैंने एक डिटेल्ड वॉइस दिया जिसके अंदर मैंने ये बात बताई थी कि नोन और अननोन एक्यूज जो है वो उनके खिलाफ कंप्लेंट हो भी सकती है या नहीं हो सकती। आप उसको भी डिटेल से सुन लीजिएगा ताकि आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो। और दूसरा ये कि जब आपको ये बात पता चल जाएगी कि कंप्लेंट जो है वो अननोन एक्यूज के खिलाफ जो है इंस्टीट्यूट हो सकती है और सब्सिक्वेंटली एक्यूज को ट्रेस किया जा सकता है थ्रू इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, तो ऑब्वियसली अगर एक एक्यूज्ड है, हम मिसाल लेके चलते हैं कि जैसे एक शख्स है, उसने कहा कि मेरे साथ जो अक्रस है, उसने कंप्लेंट इंस्टीट्यूट की और उसके अंदर उसने अलेज किया कि मेरे साथ अक्रस जो है वो एक नॉन एक्यूज ने की थी जिसका नाम बशीर था और उसके साथ चार नामालूम लोग थे। अब कोर्ट ने आफ्टर रिकॉर्डिंग कर्सरी एविडेंस जब बशीर को जो है समन कर लिया, तो ऑब्वियसली एलिगेशंस जो हैं वो तो चार अननोन एक्यूज के खिलाफ भी कोर्ट ने जो है कॉग्निजेंस लेते हुए उस कंप्लेंट को एडमिट किया। तो अब ये जो चार अननोन एक्यूज्ड हैं, ये भी ऑफ कोर्स कंप्लेनेंट जो है वो किसी वक्त भी नॉमिनेट कर सकता है, जब भी उसके नोटिस में आएगा कि वो नामालूम लोग कौन थे, तो उस सूरत में वो उनको नामजद भी करेगा सब्सिक्वेंटली। इसमें फिर एक 2014 में या 13 में गालबन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई जिसके अंदर उन्होंने ये होल्ड किया कि जिस तरह एफआईआर केस के अंदर या जो है पुलिस केस के अंदर जिस तरह एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का कंसेप्ट है कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट से एक्यूज को नामजद किया जाता है या इन एडिशन टू द फर्स्ट वर्जन अगर कंप्लेनेंट या कोई एग्रीव्ड बंदा जो है कोई और बात बताना चाहता है तो वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के थ्रू पुलिस को रिकॉर्ड कर सकता है। तो उस जजमेंट में फिर ये होल्ड किया कि इसी पैटर्न के ऊपर कंप्लेंट में भी जो है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के थ्रू कंप्लेनेंट जो है वो अपनी पहली वाली बात के अंदर एडिशन कर सकता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, उसको जो है वो किसी और को नॉमिनेट कर सकता है। तो सेम जो है सिनेरियो यहाँ पर भी फिट आता है कि अगर एक पेंडेंसी के दौरान कंप्लेंट की पेंडेंसी के दौरान अगर कंप्लेनेंट समझता है कि उस मुल्जिम के अलावा किसी को नॉमिनेट करना, तो उसमें वही तरीका अडॉप्ट किया जाएगा कि वो जो है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के थ्रू ऐसे एक्यूज को जो है वो नामजद कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि किसी भी कंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडेबल केस के अंदर रिमांड स्टेज के ऊपर क्या कंप्रोमाइज की बुनियाद पर एक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। और डिस्चार्ज के मुतालिक मैं पहले भी डिटेल से वॉइस जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ और आप अगर उसको सुनेंगे तो डिस्चार्ज का जो लीगल कंसेप्ट है एक्चुअली वो आपको क्लियर होगा। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि डिस्चार्ज क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन कमिंग स्पेसिफिकली टू योर क्वेश्चन कि क्यों डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, डिस्चार्ज एक्चुअली एक वर्डिक्ट है जिसके अंदर ये कोर्ट होल्ड करती है कि ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं है फॉर द टाइम बीइंग जो कि एक्यूज को कमीशन ऑफ द ऑफेंस से कनेक्ट कर रहा हो, लिहाजा इसको टेम्परेरी तौर पर रिलीज किया जाता है। और अगर सब्सिक्वेंटली कोई ऐसा मटेरियल आ जाता है जो कि इंक्रिमिनेटिंग हो, जो कि एक्यूज की इन्वॉल्वमेंट जाहिर कर रहा हो, तो फिर कोर्ट की इजाज़त से उसको री अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, उसको रिमांड पे लिया जा सकता है। लिहाजा जो डिस्चार्ज का कंसेप्ट है वो एक्चुअली टाइम फॉर द टाइम बीइंग या एक आर्जी तौर पर बेगुनाही का कंसेप्ट है कि वो कनेक्टेड नहीं है विद द कमीशन ऑफ द ऑफेंस।
तो अगर नॉन कंपाउंडेबल केस होगा, उसके अंदर कंप्रोमाइज हो जाता है, तो ये तो वैसे ही अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। वो कौन सी कोर्ट होगी जो इस बात को तहरीर करेगी कि ऑफेंस तो नॉन कंपाउंडेबल है लेकिन मैं इसमें सुलह की इजाजत दे रहा हूँ। कोर्ट कैसे इजाजत दे सकती है? जिस वक्त लेजिस्लेचर कहता है इजाजत नहीं है, तो कोर्ट तो ये बात लिख ही नहीं सकती। लिहाजा इस सूरत में भी कोर्ट डिस्चार्ज नहीं कर सकती। और रही बात कंपाउंडेबल ऑफेंस की, तो कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंदर अगर रिमांड स्टेज के ऊपर जो है कंप्रोमाइज हो जाता है, जो कंसर्न्ड, जिसको 345 सीआरपीसी ने जिस शख्स को ऑथोराइज किया है कि वो शख्स जो है सुलह कर सकता है, अगर वो शख्स रिमांड स्टेज के ऊपर भी कंप्रोमाइज कर लेगा, तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकती, बल्कि कोर्ट जो है उसको बेल आउट कर सकती है। चाहे वो रिमांड के ऊपर ही बेल दे दे या उसी वक्त उसकी पोस्ट रेस्ट बेल एप्लीकेशन जो है लेके उसको बेल पे एडमिट कर ले। लेकिन ये एप्लीकेशन का आना, बेल एप्लीकेशन का दायर करना, ये ज़रूरी नहीं है। ये कोर्ट जो है ज़ुबानी बात सुन के रिमांड के ऊपर भी ऑर्डर कर सकती है। तो ऐसी दोनों सूरतों के अंदर नॉन कंपाउंडेबल केस के अंदर तो वैसे ही कोर्ट जो है सुलह का बयान नहीं लिख सकती, लेकिन कंपाउंडेबल केस के अंदर कोर्ट सुलह का बयान लिख के अगर सेटिस्फाइड है तो उसी वक्त उसको जमानत दे सकती है, बस डिस्चार्ज नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि 392 पीपीसी के अंदर अगर शहादत अभी रहती हो लेकिन कंप्रोमाइज हो जाए, तो क्या कंप्रोमाइज हो सकता है? ये जो मैंने अभी जस्ट वॉइस रिकॉर्ड किया है इससे ऊपर वाला, उसको भी सुन लीजिएगा आप। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल केस के अंदर जो कंप्रोमाइज है वो किस तरह कोर्ट रिकॉर्ड करेगी, कौन सी प्रोविजन को इन्वोक करेगी, क्या लिखेगी उसके अंदर के लेजिस्लेचर तो इसको ऑफेंस को नॉन कंपाउंडेबल डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन मैं इसको कंपाउंडेबल करने लगा हूँ, मैं इनका बयान लिखने लगा हूँ, मैं इसको सुलह की बुनियाद पर बरी करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसको सुलह की बुनियाद पर जो है वो बरी किया जा सके या उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सके। इसीलिए तो हम लोग जो डेली प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं कि ऐसे तमाम ऑफेंसेस के अंदर जो कंसर्न्ड एग्रीव्ड लोग होते हैं वो एक्चुअली रिजाइल कर जाते हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्टांस, और जिस वक्त वो रिजाइल करते हैं तो उस वक्त फिर कोर्ट 249 ए सीआरपीसी के तहत जो है उनको इक्विट कर देती है कि अब चूंकि जो एग्रीव्ड हैं या जो स्टार विटनेसेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन है वो चूंकि अपने ओरिजिनल स्टांस से रिजाइल कर गए हैं, लिहाजा अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कन्विक्शन है वो बाकी नहीं रहती। अगर सब्सिक्वेंटली सारी बकिया जो शहादत है उसको रिकॉर्ड कर भी लिया जाए, तो ये एक ऐसा डेंट है प्रोसिक्यूशन स्टोरी में जो कि कल को प्रोसिक्यूशन किसी भी सूरत में इस डेंट को कवर नहीं कर सकेगी, क्योंकि स्टार विटनेसेस रिजाइल हो चुके हैं। लिहाजा उसको फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन को ख़त्म करके फिर कोर्ट जो है उसको एक्विट कर देती है अंडर सेक्शन 249 ए सीआरपीसी। लिहाजा कंप्रोमाइज जो है ऐसे केसेस के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि लीव टू अपील का कंसेप्ट क्या है? अपील बेसिकली एक स्टैट्यूटरी राइट है जो कि लिटिगेंट्स को प्रोवाइड की गई है कि अगर आप नीचे वाली अदालत के फैसले से डिससेटिस्फाइड हैं तो आप उसकी एपेलेट फोरम के अंदर अपील कर सकते हैं। तो जहां पर भी डायरेक्ट अपील प्रोवाइड की गई होगी वहां पर आपको ऊपर वाली अदालत की इजाजत की जरूरत नहीं है कि मेरे पास अपील के ये ग्राउंड्स मौजूद हैं, लिहाजा मेरी अपील को सुना जाए। अगर तो स्टैट्यूट ने अपील का राइट प्रोवाइड किया हुआ है तो आप सिंपली अपील दायर करेंगे और एपेलेट कोर्ट उस अपील को समाअत करेगी। उसका मंजूर होना या उसका खारिज होना ये अलग बात है, लेकिन कोर्ट आपको ये क्वेश्चन नहीं कर सकती कि आपके पास कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आपने ये अपील दायर की है। जब उसको बाद में मेरिट पे सुना जाएगा तो अगर आप ग्राउंड्स एस्टेब्लिश कर देंगे तो आपकी अपील मंजूर हो जाएगी, और अगर आपके पास वो ग्राउंड्स नहीं होगी तो अपील खारिज हो जाएगी। बट कुछ स्टैट्यूटरी लॉज ऐसे हैं, जैसे आप हम मिसाल लेते हैं रेंट के जो
रेंट के केसेस हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि लीव टू डिफेंड इवन वहाँ पर जो है आपको मिलती है कि पहले आप लीव टू डिफेंड जो है उसको दायर करेंगे। सिमिलरली कई केसेस हैं, कई स्टैट्यूट हैं जो कहते हैं कि पहले आप लीव टू अपील दायर करेंगे। लीव टू अपील का मतलब ये है कि अपील की इजाज़त आप लेंगे सबसे पहले। तो आप जिस वक़्त वो लीव दायर करेंगे तो पहले आप उस एपेलेट कोर्ट को ये कन्विंस करेंगे कि आपके पास कौन कौन सी ग्राउंड्स मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर ये अपील की लीव आप अदालत से मांग रहे हैं कि अपील को सुनने की इजाजत दी जाए। तो जब वो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी कि वाकई आपके पास ऐसी ग्राउंड्स मौजूद हैं कि आप अपील कर रहे हैं, तो उस सूरत में वो आपकी अपील रेगुलर हेयरिंग के लिए मंजूर करेगी। और अगर आपके पास वो ग्राउंड्स मौजूद नहीं है तो उस सूरत के अंदर जो है वो कोर्ट आपकी लीव टू अपील भी खारिज कर देगी कि मतलब आपको वो अपील का जो एक राइट है वो ही आपका उड़ा दिया जाएगा, ये कह के कि आपके पास ग्राउंड्स ही अवेलेबल नहीं है कि आप इस फैसले के खिलाफ अपील की समाअत भी करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि सिविल लिटिगेशन के अंदर जिस तरह कोई शख्स जो है कॉस्ट क्लेम कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स एंड फ्रिवलेस सूट, इसी तरह क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी कोई सेक्शन ऐसा है जिसके तहत ऐसी कॉस्ट जो है उसको क्लेम किया जा सकता है? पहली तो बात यह है कि सिविल लॉ के अंदर भी सिविल लॉ मीन के सीपीसी के अंदर भी ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि कोई अदालत से ये क्लेम कर सके कि आप मुझे जो है ये फॉल्स एंड फ्रिवलेस लिटिगेशन है, लिहाजा मुझे कॉस्ट दिलवाई जाए इससे। जितने भी जो सेक्शन हैं सिविल लॉ के अंदर, जैसे सेक्शन 35 है या 35A है, उसके अंदर एक्चुअली कोर्ट खुद इन्वोक करती है, खुद वो कंपनसेटरी कॉस्ट जो है उसको एट द टाइम ऑफ फाइनल डिसीजन ऑफ द सूट जो है कोर्ट खुद ये डिक्लेयर करती है कि ये फॉल्स था या फ्रिवलेस था, लिहाजा मैं इसको जो है कॉस्ट ऑफ द सूट या कोई स्पेशल कॉस्ट इस पे जो भी फेलियर पार्टी है उस पे मैं इम्पोज कर रही हूँ। सिमिलरली जो आपका सीआरपीसी है उसके अंदर भी जो है 250 सीआरपीसी मौजूद है जो कि कोर्ट को ये एम्पावर करता है कि अगर एट द टाइम ऑफ डिसीजन आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एट द टाइम ऑफ फाइनल डिसीजन, अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये जो क्रिमिनल केस था ये फॉल्स था, फ्रिवलेस था, मेलिशियस था, वेक्सेशियस था, तो उस सूरत में कोर्ट के पास, क्रिमिनल कोर्ट के पास भी सेम पावर मौजूद है कि वो एट द टाइम ऑफ सच डिसीजन जो कंप्लेनेंट है उसको जो है वो ये स्पेशल कॉस्ट जो है उसके अंदर डाल सकती है। लेकिन उसके रिक्वायरमेंट्स हैं फिर आगे, अगर 250 सीआरपीसी को पढ़ेंगे कि पहले उसको शोकास दिया जाएगा, अगर वो अपील दायर कर देता है तो जब तक जो है अपील का फैसला नहीं होगा तब तक जो है कोर्ट उससे वो पैसे रिकवर नहीं करेगी। तो ये तो आपके सवाल का जवाब है। लेकिन जो इसको लॉ रेगुलेट करता है वो एक्चुअली जो आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स वगैरह पढ़ा होगा उसके अंदर एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का कंसेप्ट है जो कि एक्चुअली अब काफ़ी ज़्यादा लॉ बेस्ड है। 1990 के अंदर इसकी सबसे पहली, या 1994 के अंदर, सॉरी 1994 के अंदर इसकी जो एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी जिसके अंदर उन्होंने जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है इसके पैरामीटर्स जो है वो सेट किए थे कि चाहे लिटिगेशन सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, किसी भी लिटिगेशन के अंदर अगर ये साबित हो जाता है कि उस लिटिगेशन को इंस्टीट्यूट करने वाला, उस लिटिगेशन को चलाने वाला उसकी कोई मेलाफाइडी थी, कोई उसकी मेलिशियस इंटेंशन थी, या उसने जो है इंटेंशनली उसको जो है इन लिटिगेशंस के अंदर इंडल्ज किया है, तो उस लॉ के तहत फिर वो किसी भी अदालत से, सिविल अदालत से, चाहे वो सिविल लिटिगेशन हो चाहे क्रिमिनल लिटिगेशन हो, वो अपनी जो है जो हत्या इज्जत कह लें, या उसका अगर कोई कारोबारी नुकसान हुआ है, या उसको फिजिकली कोई लॉस हुआ है, या वो बीमार हो गया है, किसी भी चीज़ को बुनियाद बनाकर वो सिविल कोर्ट के अंदर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो रिकवरी सूट दायर कर सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये लाजमी नहीं है कि सिविल हो या क्रिमिनल हो, कोई भी हो, लेकिन
लिटिगेशन कोई भी हो लेकिन उस बंदे की फेवर में फाइनली डिसाइड हो और कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया हो कि ये बंदे ने फॉल्स या फ्रिवुलस केस इसके खिलाफ किया था, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, तो उसके अंदर फिर वो अपना सोशल स्टेटस लिख के, अपने वो सारे एलिमेंट्स लिख के कि मुझे क्या क्या नुकसान हुआ है, माशरे में मेरी कितनी रुसवाई हुई है, कारोबार में मेरा कितना नुकसान हुआ है, फैमिली के अंदर मैं कितना जो है डाउन हुआ हूं इन सारी चीज़ों से, तो वो अपने उस सोशल स्टेटस के मुताबिक चाहे वो 1 रुपया मांग ले या उसमें 10 खरब रुपया मांग ले, ये उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है और उसने सब्सिक्वेंटली इसको प्रूव करना होता है हर चीज़ को। वो प्रूफ के एलिमेंट्स वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि पहले तो उसने ये साबित करना होता है कि वाकई उसके खिलाफ जो है फॉल्स लिटिगेशन की गई, और जब ये प्रूव कर जाएगा तो फिर वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस अपने हर चीज़ प्रूव करेगा कि उसका कौन सा कारोबार था जो ख़राब हो गया है, उसने लॉयर को कितनी फ़ीस दी थी, कितने पैसे उसके कोर्ट्स में लग गए हैं, और इसी तरह सोशली अगर उस बंदे की जो है रिप्यूट ख़राब हुई है तो उसका जैसे वो कहता है जी मुझे अब नौकरी नहीं मिल सकती, या वो कहता है जी मैं इमाम मस्जिद था तो अब लोग जो है मुझे हत्या की नज़र से देखते हैं, तो ये भी ऐसी वो ग्राउंड्स हैं जो वो साबित करने में कामयाब हो सकता है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि जिनकी वजह से मुझे सबको मिला जुला के मुझे इसे रिकवर करवा के मेरी कंपनसेशन दी जाए, और फिर अदालत उसको एवेल्युएट करके जो है फाइनली डिक्लेयर करती है कि क्या उसका दावा वाकई ठीक है, और अगर ठीक है तो किस हद तक उसको कंपनसेट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि एक एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट साहब ने एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंदर किसी को कंप्रोमाइज़ की बुनियाद के ऊपर एक्विट कर दिया, तो क्या ये ऑर्डर लीगल है, और उसके खिलाफ रेमेडी क्या हो सकती है? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ऑफेंस आपने रेफर किया 25 टी टेलीग्राफ एक्ट, क्या वो कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है? अगर आप टेलीग्राफ एक्ट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऐसी कोई बात तहरीर नहीं है, ना वो बताता है ये कॉग्निजेबल है, ना वो बताता है ये कंपाउंडेबल है, ना वो बताता है नॉन कंपाउंडेबल है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो कौन सी यार्ड स्टिक है जिसको हम अप्लाई करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो सीआरपीसी है उसने, जो पाकिस्तान पीनल कोड है, उसके जितने ऑफेंसेस हैं क्या वो कंपाउंडेबल हैं या नॉन कंपाउंडेबल हैं, उसके बारे में कैटेगोरिकली स्केड्यूल के अंदर ये बात तहरीर कर दी है कि ये कंपाउंडेबल है, ये नॉन कंपाउंडेबल है। सिमिलरली 345 सीआरपीसी आपको ये बताता है कि कौन लोग ऑथोराइज हैं जो कि उस सूरत हाल के अंदर कंप्रोमाइज इफेक्ट भी कर सकते हैं। फिर वो दो सिचुएशन 345 सीआरपीसी बताता है, एक वो जहां पर कोर्ट की परमिशन जरूरी है और दूसरी वो जहां पर कोर्ट की परमिशन जरूरी नहीं है। 345 वन जो है वो उन ऑफेंसेस को डील कर रहा है जहां पर सुलह करते हुए ट्रायल कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जबकि 345 तो सीआरपीसी बताता है हर वो ऑफेंस जो कि कंपाउंडेबल तो हैं लेकिन उसमें जो लीव ऑफ द कोर्ट है या परमिशन ऑफ द कोर्ट है वो लाजमी है। जब तक कोर्ट परमिट नहीं करेगी तब तक वो कंप्रोमाइज इफेक्ट नहीं हो सकता। अब जो 25 टी है इसको दो तरह से नॉन कंपाउंडेबल जो है वो डिक्लेयर किया गया है, और एक तो आप खुद सर्च करेंगे उसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट की एक अथॉरिटी है जिसके अंदर एक्यूज्ड की 25 डी टेलीग्राफ एक्ट के अंदर प्री अरेस्ट बेल थी, और कोर्ट ने वो प्री अरेस्ट बेल जो है खारिज की इन ग्राउंड्स के ऊपर। बाकी ग्राउंड्स भी थी लेकिन उन्होंने ये भी होल्ड किया कि चूंकि 25 डी नॉन कंपाउंडेबल और जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लिहाजा इसकी बेल भी खारिज की जाती है। तो एक पैरामीटर तो ये थ्रू केस लॉ आपको मिलता है, और सेकंड जो पैरामीटर है वो है कि अगर कोर्ट जो है वो अगर कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ किसी ऑफेंस को कंपाउंडेबल डिक्लेयर नहीं कर रहा तो वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। और इसको देखने के लिए कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूं,
आप जब जो आपका सीआरपीसी का स्केड्यूल 2 है, उसके अंदर आप जिस वक़्त अपने पाकिस्तान पिनल कोड के सारे ऑफेंसेस जो हैं 511 पीपीसी तक ख़त्म हो जाएँगे, तो उसके बाद आप देखेंगे आपको एक और स्केड्यूल मिलेगा जिसका टाइटल होगा ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज़। जो ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज़ वाला पेज है, आप उस पे देखेंगे तो वहाँ पर बेलेबल और नॉन बेलेबल तो सारा डिक्लेयर कर दिया गया है हर ऑफेंस का, कि अगर 7 साल तक सज़ा होगी, अगर 10 साल तक सज़ा होगी, अगर 1 साल तक सज़ा होगी, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने वहाँ पे डिक्लेयर कर दी हैं कि ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। लेकिन अगर आप उसका रेलेवेंट ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज़ का रेलेवेंट पोर्शन कॉलम देखेंगे, नॉन कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल वाला, तो उसके अंदर सारे ऑफेंसेस जो हैं, जितनी मर्जी सजा है उसके आगे लिखा हुआ है नॉट कंपाउंडेबल। तो इट मींस के ये सेकंड यार्ड स्टिक भी अप्लाई करें ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज वाला सीआरपीसी का, तो इससे भी ये बात प्रूव होती है कि जो 25D है वो भी इन्हीं ऑफेंसेस के अंदर फॉल करेगा अगेंस्ट अदर लॉज में, और उसमें सारे ऑफेंसेस नॉट कंपाउंडेबल जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। आप उस पेज को पढ़ेंगे तो और इस वॉइस को सुनेंगे तो आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फाइनली ये है कि जो इक्विटल है उसके अगेंस्ट आप जो है अपील अगेंस्ट इक्विटल करेंगे तो होपफुली वो मंजूर भी हो जाएगी, क्योंकि उसमें कंप्रोमाइज को बुनियाद बनवा के इक्विट किया गया है, मेरिट पर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आपका जो क्वेश्चन मुझे समझ आया है वो शायद ऐसा है कि अगर एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को अपने साइन चेक्स देता है और शायद बीवी जो है उसको आगे इशू कर देती है और डिसऑनर हो जाते हैं, तो क्या बीवी जो है वो भी वाइकेरियसली लाइबल होगी फॉर डिसऑनरिंग ऑफ सच चेक्स, या 489 F के अंदर उसको भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? तो उसको 489 F के अंदर तो प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो 489F के इंग्रेडिएंट्स हैं अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है, उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जो है चेक इशू होना ज़रूरी है, उस बंदे के अकाउंट से चेक होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हस्बैंड की हद तक तो जो है वो, अगर वो किसी को चेक दे तो उस सूरत में तो ये नाफिज होती हैं, लेकिन अगर बीवी जो है उसका चेक यूज़ कर देती है तो वो 420 वगैरह की तो मुलजिम हो सकती है, लेकिन 489F पीपीसी उस पे अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि ना तो वो इशूअर है, ना वो सिग्नेटरी है, ना उसका अकाउंट है। तो 489F का कोई भी इंग्रेडिएंट उसके ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि जो कंप्लेंट है 203 एबीसी सीआरपीसी या 500 पीपीसी की जो कंप्लेंट है डेफेमेशन की, जो भी 502 ए है गालबन, जिसके तहत वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस है सेशन कोर्ट की, तो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैजिस्ट्रेट साहब के थ्रू रूट की जाएंगी या ये डायरेक्ट जो है सेशन कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट की जाएंगी? वैसे जो लॉ है वो तो इसकी डायरेक्ट कॉग्निजेंस बताता है कि ये सेशन कोर्ट के अंदर जो है इंस्टीट्यूट की जाएंगी, लेकिन रिसेंटली मीन कोई 6-7 साल पहले जो है लाहौर हाई कोर्ट की अपनी एक जजमेंट आई थी, जिसके अंदर उन्होंने ये होल्ड किया था कि चाहे कॉग्निजेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, हर कंप्लेंट जो है वो रूट मैजिस्ट्रेट साहब के थ्रू ही होगी। तो इस वजह से ये भी जो कंप्लेंट्स हैं ये इंस्टीट्यूट नीचे होंगी और इसको फिर 192 के तहत जो है वो ऊपर ट्रांसमिट किया जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मर्डर में पार्शियल कंप्रोमाइज़ हो जाए तो क्या स्टिल एक्यूज़ को कन्विक्ट किया जा सकता है, और क्या जो कंप्रोमाइज़ है वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के तौर पे यूज़ हो सकता है? तो बिल्कुल उसको कन्विक्ट तो स्टिल किया जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया उन लोगों को जो है इस बात की सज़ा तो नहीं दी जा सकती कि चूँकि बाकी लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, आपने नहीं कंप्रोमाइज़ किया, तो लिहाज़ा एक्यूज़ को अब कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। सिमिलरली जो है वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के तौर पे ऑब्वियसली इसको यूज़ किया जा सकता है कि एक्यूज़ जो है उसको कन्विक्ट किया जाएगा, कन्विक्ट किया जा सकता है अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है। लेकिन जो सेवेरिटी ऑफ द सेंटेंस है उसको फिर जो है कोर्ट लीनियंटली देखेगी, क्योंकि जिन लोगों ने माफ़ कर दिया है उसको एज अ मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस बिल्कुल यूज़ किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया कि एक्चुअली आप एफआईआर की डायरेक्शन के मुतालिक पूछ रहे हैं कि 156(3) के तहत जो है एफआईआर की डायरेक्शन क्या मैजिस्ट्रेट साहब दे सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या होगा।
एक बहुत पुराना केस लॉ था जिसके अंदर उन्होंने ये होल्ड किया था, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिसके अंदर उन्होंने इसको भी एक तरह का जस्टिस ऑफ पीस की तरह एक पैरेलल रेमेडी जो है मैजिस्टेरियल कोर्ट के अंदर डिक्लेयर की थी कि 156(3) के तहत जो है, जिस तरह जस्टिस ऑफ पीस जो हैं वो 22 से 22B के तहत एफआईआर की डायरेक्शन दे सकते हैं, ऐसे ही 156(3) के तहत जो है वो मैजिस्ट्रेट साहब भी जो हैं एफआईआर की डायरेक्शन दे सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने आपका ज़िला भी इस वजह से पूछा क्योंकि ये एक्चुअली रिडंडेंट है प्रैक्टिस, और ये 156(3) को इस पर्पस के लिए एक्चुअली यूज़ किया नहीं जाता। इसको तो जो है वो अगर मैजिस्ट्रेट साहब हैं 154 के तहत कोई उनके पास 173 की रिपोर्ट आती है या 155 के तहत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो उसके अंदर जो एक डायरेक्शन है 156(3) को बेसिकली उसके अंदर के अगर मैजिस्ट्रेट साहब किसी पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करके लेके आएँ, या जैसे अगर आप 157 में भी देखेंगे तो आगे 158 59 भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसा मिलता है कि मैजिस्ट्रेट साहब अगर उस ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं तो वो री इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको वापस भेज सकते हैं। ऑल्दो वो जजमेंट मौजूद है लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली, कि वहाँ पर आप जो है इस 156(3) के तहत एफआईआर की डायरेक्शंस ले लें, और करता भी कोई नहीं है। तो इस वजह से जो 22 से 22B की एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है और वो ही रेमेडी है, और इसको एज सच एंटरटेन भी नहीं किया जाता। और रही बात अगर प्रोसीजर की, तो चूंकि उस केस लॉ को बुनियाद बना के आप एफआईआर की डायरेक्शन ले सकते हैं, तो प्रोसीजर फिर वही है जिस तरह 22 से 22B का प्रोसीजर है। अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने भी करना हो तो वही इसका तरीकाकार है कि उसी तरह कमेंट्स मंगवाए जाएंगे, उसी तरह आपको सुना जाएगा और फाइनली फिर कोर्ट जो है वो डिक्लेयर करेगी कि क्या ऑफेंस मेड आउट होता है या नहीं होता। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि ये इनपेग्यू है, ये इनफील्ड नहीं है, और ऐसी कोई भी प्रैक्टिस किसी भी ज़िले के अंदर की नहीं जा रही। तो बेटर टू गो फॉर 22 से 22B, और जो मैंने बातें बताई हैं 156(3) को उसी हद तक रहने दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि जब भी सिविल जज साहब अपॉइंट होते हैं तो उनकी कौन सी क्लास होती है, बतौर मैजिस्ट्रेट उनकी कौन सी क्लास होती है। शायद मुझे याद नहीं है लेकिन मैं शायद डिटेल से बता चुका हूँ और यूट्यूब पे अवेलेबल भी होगा, लेकिन आपका क्वेश्चन का मैं आंसर कर देता हूँ कि जिस वक्त भी पोस्ट एडवर्टाइज होती है तो आप पढ़ते होंगे उस पर सिविल जज कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट के तौर पे जो है ये पोस्ट जो है अनाउंस की जाती है। उसके बाद जो लोग अपॉइंट हो जाते हैं वो लोग जो हैं बतौर सिविल जज क्लास 3 जो है उनकी अपॉइंटमेंट होती है, और साइमल्टेनियसली वो फैमिली जज भी होते हैं, साइमल्टेनियसली वो रेंट कोर्ट भी होते हैं, और साइमल्टेनियसली वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी होते हैं। तो जिस वक्त वो बतौर सिविल जज काम कर रहे होते हैं तो वो ऑब्वियसली सिविल जज क्लास 3 के तौर पे जो उनकी जुरिस्डिक्शन है सिर्फ उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। रेंट के तौर पे तो वो वैसे ही पूरी अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। फैमिली जज के तौर पे भी पूरी अपनी जो पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो हैं उसके तौर पे वो काम कर सकते हैं, और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के तौर पे वो 3 साल तक सज़ा और 45,000 जो है वो जुर्माना जो है वो किसी भी मुलजिम पे इम्पोज कर सकते हैं। जो सर्विस बढ़ती जाती है तो फर्स्ट 4 इयर्स के अंदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो हैं वो लिए जाते हैं, जो कि 7 अदद पेपर होते हैं। हर पेपर के अंदर जो हैं 10 15 20 बुक्स होती हैं। जिस तरह आप लोग ये अपना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, इसी तरह जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसके अंदर भी कोई 100 150 किताबों के 7 पेपर होते हैं मुख्तलिफ, जो कि 4 साल में 4 दफ़ा होते हैं, और आपको उन 4 दफ़ा में वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना होता है। और उसकी तरतीब ये होती है कि जो जो पेपर आप पास करते जाते हैं वो एक्सक्लूड हो जाता है, और जिसमें गॉड फॉरबिड कोई फेल हो जाता है तो वो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर उसको अटेम्प्ट करना पड़ता है। और 4 साल में अगर आप वो 7 पेपर 4 अटेम्प्ट्स में क्लियर कर लेते हैं तो उस सूरत के अंदर आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है वो पास हो जाता है। और अगर आप 4 अटेम्प्ट्स में भी वो 7 पेपर पास नहीं कर सकते
तो फिर आपको सर्विस से प्रोबेशन पे ही फारिग कर दिया जाता है। बट स्टिल कुछ इंस्टांसेस ऐसी हैं जिसमें हाई कोर्ट ने 1 पेपर के लिए या 2 पेपर के लिए कुछ लोगों को जो है वो स्पेशल चांस भी दिया है कि आप जो है 5th चांस में भी अपीयर हो जाएँ, लेकिन हतमी जो चांसेस हैं वो एक्चुअली 4 ही हैं, जिसको एज़ अ मैटर ऑफ राइट आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिस वक़्त अगर आप उन 4 अटेम्प्ट्स में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते तो आपको कन्फर्म नहीं किया जाता, बल्कि आपको जो है सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन आप अगर उसको क्लियर कर जाते हैं तो फिर हाई कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन है कि 4 साल से पहले आपको कन्फर्म करना है, अदरवाइज़ 4 साल की सर्विस जिस दिन कंप्लीट होगी, उस दिन आप जो हैं सिविल जज क्लास 2 ऑटोमेटिकली जो है वो एलिवेट हो जाएँगे। 4 साल की सर्विस पूरी होने वाले दिन, उस दिन आपको सिविल जज क्लास 2 कर दिया जाएगा और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी कि आप मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही रहेंगे, आप फैमिली जज भी रहेंगे, आप रेंट जज भी रहेंगे, लेकिन सिर्फ़ एलिवेट कहाँ होंगे आप, एक तो आपका स्केल ग्रेड 18 कर दिया जाएगा 4 साल के बाद और दूसरा आप सिविल जज क्लास 2 जो हैं वो हो जाएँगे। इसी तरह फिर मैक्सिमम टोटल 7 साल तक जो है फिर इसके बाद एग्ज़ाम कोई नहीं होता, ट्रेनिंग्स होती हैं और 7 साल के अंदर सर डेट ऑफ जॉइनिंग से 7 साल के अंदर-अंदर फिर आपको जो है वो सिविल जज क्लास 1 जो है वो एलिवेट कर दिया जाता है। अगर आपकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, जैसे एसीआर्स हैं, जैसे आपकी परफ़ॉर्मेंस है, स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, आपकी डिस्पोज़ल है, काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो उस सूरत में आपको जो है वो 7 साल की टोटल सर्विस तक आपको फिर बतौर सिविल जज क्लास 1 जो है वो एलिवेट किया जाता है। जिस दिन आप सिविल जज क्लास 1 होते हैं, तो उस दिन आप मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 के तौर पे भी जो है एलिवेट हो जाते हैं। तो जो सिविल जज क्लास 1 है उसकी उनकी फिर जो पावर्स हैं एडजुडिकेशन की वो अनलिमिटेड हो जाती हैं और फिर जो मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 के तौर पे आप 7 साल तक सज़ा दे सकते हैं और अनलिमिटेड जुर्माना जो है वो आप इम्पोज़ कर सकते हैं। तो ये जुरिस्डिक्शन वाइज़ जो है आपको जो आपने डिटेल पूछी है वो ये है।